हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट जान लेते हैं। तो जो पॉइंट है वो है वाइस्टन ह्यू ऑर्डन। इसके बाद जो पब्लिश की गई है ये जनवरी 1939 में पब्लिश की गई है। डेडिकेटेड है ये विलियम बटलर ईट्स को, और ये फॉर्म में लिखी गई है एलिजी एवोल्यूशन और एक प्रेयर, ठीक है। साथ ही में जो पीरियड था वो सेकेंड वर्ल्ड वार का था, और ये डिवाइड की गई है 3 पार्ट्स में। इसके सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट की बात करूँ तो फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, तो सबसे पहला डेथ ऑफ द पोइट है। सेकंड जो नेचर इज अनअफेक्टेड है। थर्ड इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट। और जो फोर है द पोइट इज विल बी रिमेंबर बाय हिज पोइट्री। थैंक यू सो मच गाइज। तो अब हम चलते हैं आगे पोइट्री की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो ये पोएम है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, जिसे लिखा है वाइस्टन ह्यू ऑर्डन ने, और जो कि एक मॉडर्न पोइट है। और उन्होंने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे पिछली एजेस के, उनको टोटली डिनाई किया है। और साथ ही जो ये पोएम है एक एलिजी के रूप में लिखी गई है। एलिजी आप सभी जानते होंगे कि एलिजी 3 टाइप्स में होती है: पर्सनल, इम्पर्सनल और पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल एलिजी वो होती है जिनमें इंटेंस ग्रीफ शो होता है, यानी पोइट के काफ़ी क्लोज होता है कोई पर्सन जिसके लिए पोइट लिखते हैं। इम्पर्सनल एलिजीज वो होती हैं जो जिसमें इंटेंस ग्रीफ नहीं होता है। और पेस्टोरल एलिजी वो होती है जिसमें कि जो पोइट होता है वो एक शेफर्ड के रूप में होता है, और जो एटमॉस्फेयर होता है वो टोटली रस्टिक होता है, ठीक है, रूरल होता है। तो साथ ही में जो ये पोएम है ये एक एलिजी के रूप में लिखी गई है, लेकिन ये पर्सनल एलिजी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी हाइपरबोलिक लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। और ना ही इसमें जो है किसी मतलब जो पोइट हैं डब्ल्यू बी ईट्स, ना ही उनको मॉर्टलाइज किया गया है, उनको नश्वर नहीं, अमर नहीं बनाया गया है, बल्कि हमारी तरह उनको एक मूर्ख व्यक्ति बताया गया है। तो चलिए हम पोएम का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर। डिसअपियर्ड यानी होता है गायब होना या मृत होना। गायब होना मतलब मृत होना। इन द डेड ऑफ विंटर, मरी हुई सर्दी नहीं बल्कि सर्दी के बीच में, ठीक है। ही, यहाँ पर ही, हिज और हिम जो भी वर्ड आएंगे ये आएंगे डब्ल्यू बी ईट्स के लिए, ठीक है। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर। जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं उनकी मृत्यु हो गई थी सर्दी के बीच में, क्योंकि जैसा कि मेंशन किया गया है कि जनवरी 1939 में उनकी डेथ हुई। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जनवरी में मिड विंटर का टाइम होता है, तो इसीलिए जो ठंड है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर थी। तो इसलिए कहा गया है कि उनकी मृत्यु हो गई सर्दी के बीच में। द ब्रूक्स वर फ्रोजन, जो नदी नाले थे वह जमे हुए थे। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और जो एयरपोर्ट्स थे वो भी लगभग वीरान या सुनसान हो गए थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जा रही है एयरपोर्ट्स की, और यहाँ पर जो नदी नाले हैं, तो देखिए यहाँ पर ये पोइट के मरने से कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो नेचर है इसे अनअफेक्टेड बताया गया है उनकी डेथ से। यानी कभी कभी पर्सनल एलिजीज में ये होता है दोस्तों कि जो भी पोइट जिसका भी रेफरेंस लेते हैं या किसी भी फ्रेंड के बारे में लिखते हैं एलिजी, या किसी भी क्लोज पर्सन के बारे में लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नेचर होता है वो उसकी मृत्यु से काफ़ी अफेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो एक ठंड की वजह से जमे हुए हैं, क्योंकि पोइट ने पहले ही बता दिया कि ये पर्सनल एलिजी नहीं है, ये एक इम्पर्सनल एलिजी के रूप में इसे लिखा गया है। द ब्रुक्स वर फ्रोजन, तो नदी नाले जो थे वह जमे हुए थे। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और जो एयरपोर्ट्स थे वो भी वीरान या सुनसान हो गए थे। डिजर्टेड यानी वीरान या सुनसान होना, यानी खाली हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ही कम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो इसीलिए जो एयरपोर्ट्स थे वो भी काफ़ी खाली हो गए थे। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेचूज, और जो स्नो यानी बर्फ़, जो बर्फ़ होती है जो गिरती है, तो बर्फ़ ने क्या किया, डिसफिगर्ड यानी विकृत कर दिया। यानी एक तो फिगर होता है, एक डिसफिगर यानी आकृतिहीन कर दिया। कहने का मतलब है कि विकृत कर दिया द पब्लिक स्टेचूज, यानी जो सार्वजनिक प्रतिमाएं जो लगी रहती हैं उनको विकृत कर दिया। सार्वजनिक प्रतिमाएं जो होती हैं तो उन पर बर्फ़ गिरने के कारण क्या है, उनके जो फिगर था वो बिल्कुल शेपलेस हो गया और बिल्कुल ही डिसफिगर हो गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जो बर्फ़ है उसने विकृत कर दिया सार्वजनिक प्रतिमाओं को। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये एक पैरा है, और ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि बैरोमीटर का जो पारा है वह शून्य से नीचे चला गया था। क्योंकि जहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर की बात चल रही है, तो सीधी सी बात है कि जो विंटर के मौसम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, जो बैरोमीटर का पारा है वह शून्य से नीचे चला गया था। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पर जो लाइन है ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें।
तो वॉट की जगह आएगा ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्री। देखिए इस लाइन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्री, जितने भी उपकरण थे यानी मौसम का हाल बताने वाले जितने भी उपकरण थे, उपकरण से मतलब है कि मौसम का हाल बताने वाले जितने भी उपकरण थे वह सभी एग्री यानी सहमत थे। मौसम का हाल बताने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सभी एग्री थे, सहमत थे। किस बात से सहमत थे दोस्तों, आगे देखिए। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज ए डार्क कोल्ड डे, कि उसकी मृत्यु का दिन, किसकी मृत्यु का, डब्ल्यू.बी. ईट्स की, यानी डब्ल्यू.बी. ईट्स की जो मृत्यु का दिन था वाज ए डार्क कोल्ड डे, वह एक अंधकारपूर्ण ठंडा दिन था। ठंडा दिन तो आप समझ ही चुके हैं क्योंकि जनवरी का मंथ था, तो इसीलिए एक ठंडा और अंधकारपूर्ण दिन था। ठीक है, जो सेक्शन जो फर्स्ट स्टेंजा हमने देखा तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो यही है कि इसमें क्या है कि डब्ल्यू.बी. ईट्स की डेथ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, साथ ही में जो नेचर है उसको अनअफेक्टेड बताया गया है, यानी नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी मृत्यु का। जिस तरह से पर्सनल एलिजीज में पड़ता है तो इस तरह यहाँ जो एलिजी है ये इम्पर्सनल है, इसीलिए इसमें नेचर का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये जो जम रहे हैं चीज़ें, सुनसान हो रहे हैं एयरपोर्ट्स, तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जनवरी का मंथ था अपने आप में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नेचर बिल्कुल अनअफेक्टेड है। ठीक है, दूसरा स्टेंजा हम देखते हैं। फार फ्रॉम हिज इलनेस, फार यानी दूर, फ्रॉम हिज इलनेस, हिज यानी डब्ल्यू.बी. ईट्स, तो डब्ल्यू.बी. ईट्स की इलनेस यानी बीमारी, डब्ल्यू.बी. ईट्स की बीमारी से दूर। द वॉल्व्स जो जंगली जानवर थे, रैन ऑन वह दौड़ते रहे थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगलों में, यानी जो जंगली जानवर थे वह सदाबहार जंगलों में दौड़ते रहे। उसकी बीमारी से दूर का मतलब है उसकी बीमारी का उन जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अपना लगातार अपना काम कर रहे हैं, तो जानवर जो है वह सदाबहार जंगलों में दौड़ते रहे। द पीजेंट रिवर, पीजेंट रिवर यानी जो देहाती नदियाँ यानी गांव की जो नदियाँ हैं, वॉज अनटेम्प्टेड, वह भी अप्रभावित थी, अनटेम्प्टेड यानी अनअफेक्टेड, वह भी अप्रभावित थी बाय द फैशनेबल क्वेज, जो आधुनिक बंदरगाह होते हैं। ठीक है, फैशनेबल क्वेज मतलब आधुनिक बंदरगाह, यानी आधुनिक बंदरगाह से अप्रभावित थी वो गांव की नदियाँ, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ पर, ना ही नेचर पर, ना प्रकृति पर, मतलब न नेचर पर, ना ही किसी लोगों पर, ना एनिमल्स पर, किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था पोइट की डेथ का। बाई मॉर्निंग टंग्स, और शोक प्रकट करने वाली जुबान के द्वारा ही शोक प्रकट किया गया। ठीक है, बाई मॉर्निंग यानी शोक प्रकट किया गया किसके द्वारा, टंग्स यानी कौन सी टंग, मॉर्निंग टंग, यानी शोक प्रकट करने वाली जुबान के द्वारा। द डेथ ऑफ द पोइट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स, और जो कवि था उसकी मृत्यु को अलग रखा गया। द डेथ ऑफ द पोइट, जो कवि की मृत्यु है उसको वॉज केप्ट यानी अलग रखा गया, फ्रॉम हिज पोएम्स, उसकी कविताओं से, यानी उसकी कविताओं का उस पर मृत्यु पर कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेंजा भी हो गया। अब जो थर्ड स्टेंजा है एक बार देख लेते हैं। बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, लेकिन उसके लिए यानी डब्ल्यू.बी. ईट्स के लिए इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून, ये उसकी आखिरी दोपहर थी एक व्यक्ति के रूप में, हिमसेल्फ यानी एक व्यक्ति के रूप में। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यू.बी. ईट्स की काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी उस वक्त का जब वो दौर था, तो जनवरी में काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और इसलिए कहा गया है कि उनकी एक व्यक्ति के रूप में उनकी आखिरी दोपहर थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड र्यूमर्स, एक दोपहर थी ऑफ नर्सेज यानी नर्सों की, और र्यूमर्स यानी अफवाहों की। अफवाहें इसीलिए फैल रही थी कि कुछ लोग कह रहे, उनकी जो बीमारी से उनके घर में नर्सों का आना जाना लग रहा था और जिस तरह से काम चल रहा था, तो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ कह रहे थे उनकी सांसें चल रही हैं अभी तक भी। तो इस तरह से एक नर्सों और अफवाहों का दौर चल रहा था। तो एक दोपहर थी ऑफ नर्सेज, नर्सों की, एंड रूमर्स और अफवाहों की। The provinces of his body revolted, the squares of his mind were empty, silence invaded the suburbs, the current of his feeling fell, he became his admirers। तो देखिए जो 4 लाइन्स दी गई यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया गया है, जिसके लिए जॉर्डन को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर W.H. ऑर्डन ने भी दी है ये मेटाफिजिकल कंसीट, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका डबल मीनिंग चलेगा यहाँ पर। जो फर्स्ट लाइन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द प्रोविंसेज ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, प्रोविंसेज यानी होता है हिस्सा। ठीक है, प्रोविंसेज यानी हिस्सा भी होता है और अंग भी, दो तरह से इसका अर्थ लेंगे, तो आप लिख लीजिए प्रोविंसेज यानी हिस्सा और अंग। बॉडी यानी होता है शरीर और प्रांत। रिवोल्टेड यानी विद्रोह करना या आक्रमण करना। ठीक है, तो सबसे पहला अर्थ हम समझेंगे कि
द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, यानी उस जिस प्रकार प्रांत के हिस्से, प्रोविंसेस यानी हिस्से, बॉडी यानी प्रांत, प्रांत के हिस्से रिवोल्टेड यानी आक्रमण कर देते हैं, जिस प्रकार प्रांत के हिस्से उस पर आक्रमण कर देते हैं उसी प्रकार द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी यानी उसके शरीर के अंगों ने भी रिवोल्टेड यानी उसका विद्रोह कर दिया। यानी जिस प्रकार एक प्रांत के हिस्से उसका आक्रमण कर देते हैं एक प्रांत पर, तो उसी प्रकार जो डब्ल्यू बी ईट्स जो थे उनके जो शरीर के अंग थे उन्होंने भी उसकी अवज्ञा कर दी थी, उसका विद्रोह कर दिया था। ठीक है। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, और उसके जो मस्तिष्क के वर्ग थे वह भी खाली हो गए थे, क्योंकि उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो मस्तिष्क में भी अब कुछ बचा नहीं था, तो मस्तिष्क के वर्ग जो थे वह भी खाली हो गए थे। साइलेंस इन्वेडेड द सबब्स, और जो साइलेंस से शिथिलता है उसने इन्वेडेड यानी आक्रमण कर दिया, अटैक, इन्वेडेड मतलब अटैक, यानी साइलेंस जो है शिथिलता है उसने अटैक कर दिया द सबब्स, यानी सबब्स होता है जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी शरीर के बाहरी अंग के लिए कहा जाता है सबब्स। तो शरीर के बाहरी अंग यानी हाथ पैर, जो हाथ पैर है वो भी कैसे हो गए थे, शिथिल हो गए थे, इसलिए कहा है कि साइलेंस इन्वेडेड द सबब्स, कि जो शिथिलता थी उसने आक्रमण कर दिया था उसके बाहरी अंगों पर यानी हाथ पैरों पर, क्योंकि अब बिल्कुल शिथिलता से मतलब है बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे, है ना। इसीलिए जो उनके हाथ पैरों के लिए भी कहा गया है कि बाहरी जो अंग थे उनके वह बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे, शिथिल हो गए थे। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, करंट यानी बहाव, करंट यानी बहाव, ऑफ हिज फीलिंग्स यानी फीलिंग यानी भावनाएं, फेल्ड यानी असफल होना, तो उसकी जो करंट ऑफ हिज फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं का जो बहाव था फेल्ड, वह भी असफल हो गया था, क्योंकि अब उनकी मृत्यु निकट आ गई थी और लगभग वह मर ही चुके थे। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, उनकी भावनाओं का बहाव असफल हो गया। ही बिकेम हिज एडमायरर्स, और अब आ गया दोस्तों कि ही बिकेम, वह बनकर रह गए थे हिज एडमायरर्स, अपने प्रशंसकों के, यानी अब सिर्फ वह अपने प्रशंसकों के बनकर रह गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वह सिर्फ अपने प्रशंसक के द्वारा ही याद किए जाने थे, यानी उनको अब सिर्फ उनके प्रशंसक ही याद करेंगे, इसीलिए आया है कि ही बिकेम हिज एडमायरर्स, वह अपने प्रशंसकों के बनकर रह गए थे। ठीक है, तो ये 3 स्टेंजा यहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो चौथा स्टेंजा आप देखते हैं, नाउ ही इज़ स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज़। अब यहाँ पर जो पोइट है, यहाँ पर ही वर्ड जो आया है वह कवि के लिए आया है, लेकिन कवि के काव्य के लिए आया है, ये बात समझिएगा। नाउ अब ही इज़ स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज़, अब जो कवि हैं उनका जो काव्य है, ही वर्ड यहाँ पर आया है कवि के काव्य के लिए, कि नाउ ही इज़ स्कैटर्ड, अब कवि तो फैलेगा नहीं, कवि का जो काव्य है यानी कवि अपने काव्य के माध्यम से फैलेगा, तो नाउ ही इज़ स्कैटर्ड, अब उसका जो काव्य है यानी जो डब्ल्यू बी ईट्स का जो काव्य है इज़ स्कैटर्ड, वह फैला हुआ है अमंग 100 सिटीज़, सैकड़ों शहरों के बीच में, यानी काफ़ी शहरों के बीच में उसका काव्य फैल चुका है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक उसको प्रसिद्धि मिल चुकी है कवि के काव्य को। एंड होली, होली यानी पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से गिवन ओवर यानी निर्भर करता है, यानी कवि जो है डब्ल्यू बी ईट्स, उनका जो काव्य है होली गिवन ओवर, वह पूर्ण रूप से निर्भर करता है टू अनफैमिलियर अफेक्शंस, अनफैमिलियर यानी अनजान लोगों की, अफेक्शंस यानी पसंद या नापसंद, लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, तो अनजान लोगों की पसंद या नापसंद पर उनका काव्य डिपेंड करता है, निर्भर करता है। समझिए, अब जो उसका काव्य है वह सैकड़ों शहरों के बीच में फैला हुआ है और पूर्ण रूप से निर्भर करता है अनजान लोगों की पसंद या नापसंद पर, क्योंकि कवि की मृत्यु हो चुकी है, तो अब हो सकता है कि उसे पसंद किया जाए या ना किया जाए, तो उनके प्रशंसकों के द्वारा उनको पसंद भी किया जा सकता है और नापसंद भी किया जा सकता है। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, और वह पाता है हिज हैप्पीनेस अपनी प्रसन्नता को, ठीक है, और वह पाता है अपनी प्रसन्नता को या प्रशंसा को, यहाँ पर हम प्रशंसा लेंगे, इसका मतलब हैप्पीनेस का मतलब फैम, तो वह पाता है अपनी प्रशंसा को, यानी जो डब्ल्यू बी ईट्स है वह पाता है ही, टू फाइंड यानी पाना, हिज हैप्पीनेस अपनी प्रशंसा को, इन अनदर काइंड ऑफ वुड नए अनजान प्रदेशों में, अनदर काइंड ऑफ वुड अनेक प्रकार के, अनदर काइंड ऑफ वुड से मतलब है कि दूसरे प्रकार के जंगल, यानी नए अनजान प्रदेश, नए अनजान प्रदेशों में वह पाएगा, क्योंकि अब अलग अलग जगह जब उसका काव्य फैलेगा तो वहाँ पर अलग अलग लोग प्रशंसा करेंगे, तो नए नए लोग होंगे और नए प्रदेश में नए लोगों के द्वारा उन्हें पसंद या नापसंद किया जाएगा। एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस,
फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस मतलब होता है कि विदेशों में प्रचलित कला के अनुसार, ठीक है। एंड बी पनिश्ड, पनिश्ड यानी होता है डिसलाइक, और उसे नापसंद किया जाएगा, सजा देना नहीं, यहाँ पर है नापसंद करना। एंड बी पनिश्ड और उसको नापसंद किया जाएगा, उसके मतलब उसके काव्य को। एंड बी पनिश्ड और उसे नापसंद किया जाएगा अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस, विदेशों में प्रचलित कला के अनुसार। यानी विदेशों में अगर वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कवि का काव्य लिखा गया है तो उसे पसंद किया जाएगा, वरना उसे नापसंद कर दिया जाएगा। ये बात समझिए कि कवि के मरने के बाद उसका जब काव्य दूसरे नए अनजान प्रदेशों में फैलेगा तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अगर वो काव्य लिखा गया है तो उसको पसंद किया जाएगा, अन्यथा उसे नापसंद कर दिया जाएगा। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन, डेड मैन यानी मरा हुआ व्यक्ति। अब मरा हुआ व्यक्ति कौन है यहाँ पर? WB ईट्स है। वर्ड्स यानी शब्द, और शब्द का मतलब है काव्य, उसके शब्द कौन है? काव्य। तो जो कवि का काव्य है द वर्ड्स ऑफ ए डेड मैन यानी WB ईट्स का जो काव्य है आर मोडिफाइड, उसे परिवर्तित किया गया, मोडिफाइड यानी चेंज, उसे परिवर्तित किया गया है इन द गट्स, गट्स यानी होता है इन द गट्स ऑफ द लिविंग यानी जीवित व्यक्ति के अर्थों में, यानी उनके अर्थ में, गट्स यानी मीनिंग, उनके अर्थ में, ऑफ द लिविंग यानी जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति से यहाँ पर मतलब है जो क्रिटिक्स हैं, यानी अब क्रिटिक्स के पास जब वो काव्य जाएगा तो वो क्रिटिक्स जो है वह अपने अलग ही अर्थ निकालेंगे उस काव्य को पढ़ने के बाद, क्योंकि जो कवि हैं उन्होंने अपना काव्य लिख दिया है लेकिन उसका अर्थ हमें नहीं पता, तो जो अर्थ है वह क्रिटिक अपने हिसाब से निकालेंगे। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसको पसंद करेंगे, वरना उसको परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेंजा है गाइस, इसमें उनकी इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट बताई गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेंजा फर्स्ट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो द डेथ ऑफ द पोइट जो हमने पहले देख लिया है, सेकंड जो है नेचर इज अनअफेक्टेड वो भी हमने देख लिया, लेकिन और जो थर्ड आ रहा था इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट, ये इस वाले जो पैरा है, ये जो हमने जो देखा अभी, ये इस वाले जो स्टेंजा है इसमें आया है ये इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट, क्योंकि यहाँ पर उसकी कला के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसकी कला फैलेगी, लोग उसे पसंद करेंगे या ना करेंगे, या जो क्रिटिक हैं वो उसको परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट बताई गई है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो कवि का काव्य है, अगर आपसे पूछे कोई कि काव्य कहाँ रहता है, तो काव्य रहता है जो मनुष्य है उसके हृदय में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो काव्य है वो कहाँ रहता है, यानी पोइट्री कहाँ रहती है, तो आपको आंसर देना है ह्यूमन हार्ट में। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है दोस्तों, कि पोइट्री है वो कहाँ रहती है, वेयर डज द पोइट्री लिव, तो पोइट्री लिव इन ह्यूमन हार्ट, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मानव के हृदय में रहती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पोइट्री है वो कैसे आती है, तो पोइट्री आती है एक्सप्रेशन से एंड द वे ऑफ हैप्पीनेस, या प्रसन्नता के तरीके से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेंजा आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है पोइट है वो एक बात बता रहा है कि किस तरह से लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कुछ लोग ही उसके मरने से उनको प्रभाव पड़ेगा, यानी कुछ लोग ही अफेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे वाला स्टेंजा, बट इन द इम्पॉर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, लेकिन इन द इम्पॉर्टेंस यानी महत्व में, इम्पॉर्टेंस यानी होता है महत्व में, एंड नॉइज और शोरगुल ऑफ टुमारो कल का, यानी आने वाले कल के शोरगुल में और महत्व में, वैन द ब्रोकर्स, जब जो दलाल हैं, ब्रोकर्स यानी होता है दलाल, जो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स खरीदते और बेचते हैं उनको बोलते हैं ब्रोकर्स, दलाल। तो जब दो दलाल होते हैं आर रोरिंग, व चीख रहे होंगे लाइक बीस्ट, जानवरों के समान, ऑन द फ्लोर ऑफ द बोर्स, बोर्स के फर्श पर। बोर्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये अपने टू बाय दियर शेयर्स, जहाँ पर ये अपनी शेयर्स खरीदते हैं और सेल करते हैं, बेचते हैं। तो वैन द ब्रोकर्स आर रोरिंग, जब जो है दलाल हैं वह रोरिंग यानी चीख रहे होंगे, लाइक बीस्ट, जानवरों के समान, ऑन द फ्लोर ऑफ द बोर्स, बोर्स के फर्श पर। एंड द पुअर, और जो गरीब लोग हैं, हैव द सफरिंग्स, वह उन कष्टों को रखते हैं, टू विच, जिनके प्रति, यानी जिन कष्टों के प्रति दे आर फेयरली अकस्टम्ड, वे उचित रूप से अभ्यस्त हो गए हैं। अकस्टम यानी किसी चीज़ का आदी होना या अभ्यस्त होना। तो गरीब लोग अब भी उन्हीं कष्टों को रखेंगे, यानी कवि की मृत्यु से ऐसा नहीं कि गरीब लोग अमीर हो गए हों या दलाल जो है वह चीखना बंद कर दें। तो दोस्तों किसी पर भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पर।
तो जो गरीब लोग हैं वह अब भी उन्हीं कष्टों को रखते हैं, टू विच जिन कष्टों के प्रति दे आर फेयरली अकस्टम्ड, वे उचित रूप से आदी हो गए हैं। यानी अब उन कष्ट के प्रति वह आदी हो गया, उनको आदत हो गई उन तकलीफ़ों की। ऐसा नहीं है कि वो अब अमीर हो गए हों, तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। और पोइट कह रहा है कि एंड ईच, और प्रत्येक व्यक्ति, इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ, इन द सेल यानी कैद में, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं की। अब स्वयं की कैद यानी अहंकार की कैद। दोस्तों यहाँ पर समझिए आप बात को कि अहंकार की कैद में, यानी हर मनुष्य अपनी अहंकार की कैद में खोया हुआ है आज। इज़ ऑलमोस्ट यानी हर व्यक्ति जो कि अहंकार की कैद में है, इज़ ऑलमोस्ट वह लगभग, कन्विंस्ड यानी विश्वस्त हो गया है, ऑफ हिज फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता का। अब यहाँ पर पोइट का कहने का ये मतलब था, देखिए दोस्तों, कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और लोगों को कोई परवाह नहीं है कि हमें अपने किस तरह से इस युद्ध से जीता जा सकता है, लड़ा जा सकता है, लेकिन लोग अपने अहंकार में हैं अभी भी और अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है और किस तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के मिलकर हमको साथ देना चाहिए, लेकिन लोग अभी भी इसी अहंकार में हैं कि वो अभी भी उनको लगता है कि वो विश्वस्त हो गए अपनी स्वतंत्रता के लिए, यानी वो सब स्वतंत्र हैं, उन्हें ऐसा लगता है। अ फ्यू थाउजेंड विल थिंक ऑफ दिस डे। पोइट कह रहा है कि अ फ्यू थाउजेंड यानी कुछ हज़ार लोग ऐसे होंगे, विल थिंक जो कि सोचेंगे, ऑफ दिस डे इस दिन के बारे में। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ही दुखी होंगे कवि की मृत्यु से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हज़ार ऐसे लोग होंगे जो उसके प्रशंसक होंगे या उनके प्रिय चाहने वाले होंगे कवि के, जो उसे याद करेंगे, इस दिन को याद करेंगे जिस दिन किसकी डेथ हुई थी, W.B. यीट्स की। एज वन थिंग्स ऑफ अ डे, जिस तरह की एक व्यक्ति सोचता है, एज वन जिस प्रकार एक व्यक्ति थिंग्स सोचता है, ऑफ अ डे एक दिन के बारे में, वैन जब, वन डिड समथिंग स्लाइटली अनयूजुअल जब किसी व्यक्ति ने किया हो कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल यानी असामान्य, यानी जब किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई स्पेशल दिन हो किसी की लाइफ का, तो उसको जिस तरह याद करेगा, तो वैसे ही कुछ लोग होंगे जो इस दिन के बारे में सोचेंगे। ठीक है। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एग्री, अरे जितने भी मौसम का हाल बताने वाले उपकरण थे वह सभी सहमत थे। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे, कि उसकी मृत्यु का दिन जो था वो एक अंधकारपूर्ण ठंडा दिन था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्टैंजा जो फर्स्ट है अपना वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप मतलब सेक्शन जो फर्स्ट है, साथ में इतने सारे स्टैंजा कंप्लीट हो चुके हैं और सेक्शन फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सेक्शन सेकंड का मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप वेट करिएगा। और आपको जो भी कुछ, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में।